नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और हम लोग एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी का। अब वैसे तो ये चैप्टर सीए फाइनल का है, पर आपके जो सीए में है उसके इंटरमीडिएट लेवल में भी गिवन है। आप लोगों ने टीडीएस और टीसीएस का नाम तो सुना ही होगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये हम इनकम टैक्स में पढ़ाई करते हैं। हालांकि 2018 से ये कॉन्सेप्ट को जीएसटी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ये कैसे वर्क करेगा, कौन काटेगा टैक्स, किसको काटना होगा, कैसे जमा कराना होगा, और इसकी सारी बातें जो है आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मेरा मैक्सिमम एफर्ट जो है नोट्स बनाने में गया है, जो कि आपके मटेरियल का ही ऑलमोस्ट सारा टेक्स्ट लिखा गया है इन अ फॉर्मेटेड एंड ईजी मैनर। मेरा यहाँ पर ऑडियो आएगा और हम लोग नोट्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो मेरे सामने भी नोट्स ही मुझे दिख रहे हैं और आपके सामने भी नोट्स ही आपको दिख रहे हैं, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नोट्स पर होना चाहिए। आप चाहें तो इन नोट्स को ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से @योगेश वर्मा क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और सैटरडे और संडे के जो लाइव सेशन होते हैं उसका पार्ट भी आप बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टीडीएस और टीसीएस जो है प्रोविजनल टैक्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट को देना होता है। मतलब गवर्नमेंट हमें नहीं देगी, हम गवर्नमेंट को देंगे। और जिस पार्टी का ये काटा है उसके बिहार पर हमने डिपॉजिट कराया है, तो वो पार्टी इसका क्रेडिट ले सकती है। यानी आसान शब्दों में जो इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट था कि ये जो पेयर है और ये जो पेई है, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ टीडीएस का। ये पैसा देने से पहले, अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा का पैसा है तो वो देने से पहले उस पर 1%, 2%, 5%, 10% का कुछ टीडीएस काट कर गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। तो अगर 1 लाख रुपये देना है तो 90,000 ही इसको मिलेगा, 10,000 रुपये इसका जो है गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। हो सकता है कि 1% हो, वो डिपेंडिंग ऑन कौन सी पेमेंट कर रहा है उसके हिसाब से अलग अलग रेट गिवन है। तो ये जो पेई होगा एक्चुअली में इसकी इनकम तो 1 लाख ही है। ये इस पर टैक्स कैलकुलेट करता है और उसके बाद ये बोलेगा भैया इतना जो टैक्स मेरा बना ना, तो 10,000 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो यानी कि वो इसका क्रेडिट ले सकता है। ये हम इनकम टैक्स में पढ़ाई करते थे। तो सिमिलरली जो आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है या सर्विसेज टैक्स है, जैसे भी आप बोलना चाहें, तो उसमें भी टीडीएस का ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट निकाला है। हालांकि यहाँ पर जो टीडीएस के प्रोविजन है सेक्शन नंबर 51, वो कहता है कि ये जो है सब पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ इन 4 लोगों पर एप्लीकेबल होगा। यानी इन 4 लोगों को जो है टीडीएस काट कर गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट की ही एक तरह से एजेंसीज हैं, जैसे कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की एजेंसीज, या जो नीचे दिए गए हैं नोटिफाइड पर्सन्स। ये लोग जो हैं इन्हीं पर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। बाकी किसी को जीएसटी में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। क्या आपको इसमें क्लैरिटी है? जो मैंने पॉइंट्स पढ़े, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो होती है वो लोकल अथॉरिटीज़ में आती है। गवर्नमेंटल एजेंसीज जैसे नॉर्मल एजेंसीज होती है वैसे ये गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, है ना। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स मतलब बहुत सारे होते हैं ना डिपार्टमेंट, कुछ भी, जैसे आपका स्वच्छ भारत के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है एक अलग, वाटर सप्लाई के लिए बना हुआ है, तो वो सब जो है एमसीडी के कंट्रोल में भी कुछ आते हैं, कुछ डिपार्टमेंट अलग से भी रहते हैं, कुछ एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट अलग भी बनाती है सोशल सर्विस करने के लिए। गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज रहती है, और ये नीचे वाले जो नोटिफाइड पर्सन्स हैं, जिसमें कि कोई भी ऐसी बोर्ड अथॉरिटी जो कि एक्ट या पार्लियामेंट में बनी हो या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनी हो या फिर गवर्नमेंट ने बनाई हो, जिसमें 51% या उससे ज़्यादा का पार्टिसिपेशन जो है गवर्नमेंट का हो। किसका? कोई भी गवर्नमेंट का हो जी, तो वो भी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वो डेफिनेशन में एक तरह से आ जाएगी। और वैसे भी आपको तो पता है, अगर किसी कंपनी में 51% उससे ज़्यादा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो उसी तरह से अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी, जिसमें गवर्नमेंट की 51% या उससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, तो उसे भी जो है टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। ये नोटिफाइड पर्सन का पहला पॉइंट है। इन तीनों को तो करना है और साथ में नोटिफाइड पर्सन को भी टीडीएस काटना है। वो नोटिफाइड पर्सन का पहला पॉइंट हमने किया है। दूसरा है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये तो आपको पता ही है, भेल सेल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं होती है, अंडरटेकिंग्स होती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती है। साथ ही में जो सोसाइटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने सोसाइटीज़ बनाई हुई है, जितनी भी, मुझे नाम तो कोई याद आ नहीं रहा, हमने पढ़ा नहीं भाई गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ कौन सी होती है, बट अगर गवर्नमेंट ने बनाई है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होती है, तो वैसे गवर्नमेंट ने अगर सोसाइटीज़ बनाई हुई है तो वो सोसाइटीज़ भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगी जिन पे टीडीएस के प्रोविज़न लगेंगे।
अब टीडीएस के प्रोविजन लगाने दूसरों पर चाहिए, गवर्नमेंट वालों पर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इनका टैक्स नहीं कटेगा, ये लोग बल्कि टैक्स काट कर जमा कराएंगे किसी दूसरे बंदे का, सप्लायर का। इसलिए इनको बोला गया है कि आपको टीडीएस के प्रोविजन फॉलो करने हैं। किन लोगों पर टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगते हैं? अगर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ही ट्रांजैक्शन कर रही है, आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है, तो उसमें यहाँ पर आप देखोगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उस पर टीडीएस के प्रोविजन लग गए। अगर इसने किसी से सप्लाई ली है तो इस पर लग गए। बट अगर सप्लाई करने वाली भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो फिर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। साथ ही में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज को, ये सप्लाई हो रही है विच टेक्स प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ABCD, आपस में ये लोग अगर सप्लाई करेंगे एक दूसरे को तो फिर टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई बाहर वाले ने सप्लाई करेगा तो उसका टैक्स काट कर जमा कराना है, टीडीएस काट कर जमा कराना है। कहाँ पे? जीएसटी के अंदर। इनकम टैक्स का काटेंगे तो वो इनकम टैक्स में जमा होगा, जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं। और ये कब जमा कराना होगा? जब एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, एक कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 10 ट्रांजेक्शन्स हो रही है तो 10 की टोटल वैल्यू, एक कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा, हाँ, बिना टैक्स की अमाउंट जोड़े जो सप्लायर आप पे बिल चेप रहा है वो ऐसा है 2 लाख प्लस जीएसटी। आप देखेंगे विदाउट जीएसटी जो है अगर अमाउंट है, मेन जो वैल्यू है, वैल्यू की बात करी जा रही है, वैल्यू पर जीएसटी लगता है, तो वो वैल्यू अगर नॉर्मल वाली वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपके पास टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। और आपको एसजीएसटी में और सीजीएसटी में 1% वैल्यू का मतलब विदाउट इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट, आपने इन ऊपर वाले लोगों ने कोई सर्विस ली और उस सर्विस में जो है बिल आया करीब करीब 3 लाख प्लस 18% जीएसटी। अब 3 लाख का 18% में थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो यहाँ पर जो है आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी 1% आपको जो है काटना होगा। किसका? वैल्यू का। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि 3 लाख रुपए की आपने जो है सप्लाई करी है और उसमें 18% आपको जोड़ना है, तो 3 लाख में जब आप 18% लगाओगे तो 54,000 आएगा। तो यहाँ पर जो है 3 लाख में आपने 54,000 जोड़ लिया तो 3,54,000 बन गया। हाँ, राइटिंग मुझे मालूम है ऐसी आती है मेरी, क्योंकि मुझे तो यार देखो कॉन्सेप्ट में खेलना बहुत पसंद है। सुंदर राइटिंग लिखना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए, नॉलेज पूरी होनी चाहिए, आप सब कुछ कर सको। फिर राइटिंग तो ठीक है, जब एग्जाम में लिखनी होगी लिख लेंगे, वैसे भी मैं राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ। तो ये जो 3 लाख है, ज़्यादा जीरो तो नहीं है, लग गए 54,000, इसमें आपने जीएसटी जोड़ दिया, 3,54,000 का बिल आ गया। तो यहाँ पर जो है 3 लाख की वैल्यू है, जीएसटी को एक्सक्लूड कर जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है, उस पर 1% आपको लेना होगा सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, तो टोटल हो गया 2%। तो 3 लाख का 1% होता है 3,000, तो 3,000 और 3,000 एसजीएसटी सीजीएसटी आप उसे कम पेमेंट करोगे और टीडीएस के नाम का, जीएसटी में टीडीएस के नाम का गवर्नमेंट को जमा कराओगे। जब ये आप गवर्नमेंट को जमा कराओगे, कौन लोग? ये ऊपर वाले लोग, भैया इन्हीं पे लग रहा है ना। जब ये गवर्नमेंट के खाते में डाल देंगे तो वही अमाउंट उस सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों रिफ्लेक्ट होगी भैया? क्योंकि ये अमाउंट उसको कम मिली है। जो जीएसटी उसने चार्ज किया वो जीएसटी तो पूरा मिल गया, और वो जीएसटी जो है सप्लायर को जमा भी कराना होगा, पर 6,000 रुपये इसके कट गए। तो ये जब पेमेंट करेगा जीएसटी की तो बोलेगा यार 6,000 तो मेरे पहले ही कट चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ रहे हैं, उससे एडजस्ट कर लेगा। अगर आपको नहीं पता कि ये एडजस्टमेंट कैसे होती है तो पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर आप ज़रूर हमारा अटेंड करिएगा। वैसे मेरा पुराना वाला क्लास भी आ रहा है तो उसके भी आप देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय योगेश वर्मा लिख लो गूगल पे, यूट्यूब पे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आईजीएसटी देखते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा, तो उस केस में रेट 2% होगी। किसकी? जीएसटी की नहीं जी, टीडीएस की, जो बंदा पेमेंट कर रहा है उसकी। दोस्तों इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो का मतलब एक एक्सेप्शन होता है, एक तरह से मेजॉरिटी केसेस में एक्सेप्शन बोलते हैं हम, कि ऊपर वाली बातें तो ठीक है बट उसके कुछ एक्सेप्शन है। यानी यहाँ पर टीडीएस नहीं लगेगा, यहाँ पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए वैसे तो एक ही एक्सेप्शन है बट यहाँ पर 3 बताई गई है ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
इन्होंने 3 केसेस बताए हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई है और रेसिपिएंट है, अगर तीनों सेम स्टेट में है तो ये एक इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी जिसपे TDS, SGST, CGST दोनों लगेगा। डिडक्ट करना है, जमा कराना है और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सामने वाले के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल है, तो यहाँ TDS लगेगा। दूसरा केस है कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में है, तो ये एक इंटीग्रेटेड यहाँ पे टैक्स लगेगा क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि भैया सप्लायर यहाँ है और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ उसको सप्लाई करनी है वो दूसरी स्टेट में है, तो वो दूसरी स्टेट में सप्लाई करने अगर जाएगा सप्लायर तो इसका मतलब IGST लगेगा और आप पर TDS के प्रोविजन भी लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो भी टैक्स डिडक्ट होगा और जमा कराया जाएगा GST के अंदर वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगा। आखिरी पार्ट है जहाँ एक्चुअली में TDS नहीं लगेगा, उसमें है कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक स्टेट में है पर रेसिपिएंट जो है वो दूसरी स्टेट में। ऊपर वाले में ऐसा नहीं था, ऊपर वाले में सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में है। यहाँ पर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई तो यहाँ है बट रेसिपिएंट अलग जगह है, तो यहाँ पर TDS नहीं लगेगा। सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट ही मानी जाएगी। उसका कारण यह है कि आप जिस जगह पे सप्लाई कर रहे हो वो आप ही की स्टेट में है, सेम ही स्टेट में है, उस केस में इंटर स्टेट ही माना जाएगा और आप डेफिनेटली CGST, SGST तो लगाएंगे बट जो TDS है वो नहीं लगाएंगे। सो सच केसेस TDS वुड नॉट बी डिडक्टेड। जहां पर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो एक स्टेट में है और रेसिपिएंट दूसरी स्टेट में है तो उस केस में TDS के प्रोविजंस नहीं लगते हैं। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई की, किस वैल्यू पर लगेगा। वो मैंने आपको बता दिया, जो इनवॉइस में वैल्यू आ रही है उसी पर लगेगा, बट उसमें आप टैक्स की अमाउंट मत जोड़ना। टैक्स की अमाउंट से पहले की जो वैल्यू है उस पर TDS कटता है। जो भी कटेगा वो अगले महीने की 10 तारीख तक उसे जमा करवाना होगा। इसमें कुछ ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको हाईलाइट कर लो, मैं आपको नोट्स दे चुका हूँ, आप चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ तक जमा करवाना होता है। तो मान लेते हैं कि आपने जुलाई में कोई ट्रांजेक्शन करी है, TDS आपने काट लिया पैसे देने से पहले, तो उसको जो है 10 अगस्त तक आप जमा करवा दीजिएगा। साथ ही में जो है इसका जैसे इनकम टैक्स का TDS सर्टिफिकेट होता है वैसे ही इसका भी दोस्तों सर्टिफिकेट होता है और TDS सर्टिफिकेट में काफ़ी सारी डिटेल्स जाती हैं जिसकी लिस्ट भी CA के मॉड्यूल और CMA के मॉड्यूल में दे रखी है। हालांकि आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि TDS सर्टिफिकेट जो है वो भी रिक्वायर्ड है और जो भी डिडक्टर है जिसने डिडक्ट किया है TDS वो देगा। किसको देगा? जिसका डिडक्ट किया है। अच्छा ये बताइए कि जो भी TDS कटा है वो कहाँ पर दिखता है? GST का TDS जिस इंसान का काटा है डेफिनेटली उसका GSTN नंबर तो लिया ही होगा, उसी पर जमा कराया होगा, तो उस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का मतलब है कि मान लेते हैं कि उतना कैश जो है उन्होंने जमा कराया है, उतना कैश उन्होंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ऐसा मान लिया जाएगा क्योंकि उसी का तो पैसा है ना। हमने कम पैसा दिया और उसके भी यहाँ पर गवर्नमेंट को दे दिया। रिटर्न फाइल्ड बाय डिडक्टर अंडर सेक्शन 39(3). अब जो डिडक्टर रिटर्न फाइल करेगा कौन सी, ये GSTR 7 कहाँ से आ गई? 1 2 3 तो हमने सुनी थी भैया, ये 7 है GSTR 7, ये डिडक्टर की है। जो डिडक्ट करता है वो बताता है कि मैंने इतना डिडक्ट करा, ठीक है ना, तो उसमें सारी डिटेल देता है, तो उधर भी रिफ्लेक्ट होगा और सामने वाली पार्टी जिसका TDS काटा है और जमा करा दिया है तो उसके कैश लेजर में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये दो जगह रिफ्लेक्शन इसलिए आता है ताकि कोई भी जो है मिसमैच ना हो और जो अमाउंट आपका कैश लेजर में आ रहा है वही आप रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं उसमें आ रहा होगा, तो दोनों मैच हो जाएंगे। कई बार ऐसा हो सकता है जहाँ पर जो है डिडक्शन ज़्यादा कर ली गई हो, तो उसमें जो है डिडक्टर या डिडक्टी जो है दोनों में से एक बंदा रिफंड क्लेम कर सकता है। अब मान लो कि ज़्यादा आपने डिडक्ट कर लिया, तो डिडक्ट ज़्यादा करने से क्या होगा, आप मांग सकते हो ना, अल्टीमेटली तो आपको कैश लेजर में उसका पैसा मिलना ही है, तो आप उसका रिफंड मांग सकते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 रिलेटिंग टू रिफंड वुड बी अप्लाई इन सच केसेस। हावेवर अगर एक्सेस अमाउंट काटी, मान लेते हैं 1000 रुपये काटनी थी, उसने जो है 1500 रुपये डिडक्ट कर ली और 1500 जमा करा दिए और 1500 रुपये उस व्यक्ति के सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गए, तो अल्टीमेटली तो उसको मिल गए ना, जो उसके पैसे काटे वो उसके अकाउंट में आ गए ना, जिसे वो यूज़ कर सकता है कोई भी टैक्स पेमेंट करने के लिए अपने GST की, तो उसे हम रिफंड के बराबर ही मानेंगे, दोबारा से रिफंड और नहीं करेंगे। हाँ ज़्यादा काट लिए 1500
डिटेल जो है 1000 रुपये की एक तरह से जो है उसके कैश लेजर में दिखाई गई, तो 500 रुपये फिर रिफंड उसे कर दिए जाएंगे। ये जो है सारी की सारी बातें हमने करी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की। और लास्ट में हम पढ़ेंगे TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। नाम में कलेक्शन है बट है ये डिडक्शन। तो क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा था भाई, अब आप ये मत पूछना फर्स्ट टाइम क्यों पढ़ रहे थे, पहले नहीं पढ़ा क्या आपने? कैसे पढ़ेंगे भाई? जब मैंने CA करी थी तब GST नहीं आया था, और मेरे बनने के बाद जो GST आया उसमें हम इंटरमीडिएट लेवल को पढ़ाते थे, और इंटरमीडिएट में TDS TCS का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये फाइनल लेवल पर है। हाँ, अब CMA को चलो मैं CMA का जो है एक्स्ट्रा टॉपिक्स करवा रहा हूँ, और 18 में ही आया है ये, 2018 में आया, तो 19 से ही एक तरह से एप्लीकेबल है। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि मैं अब करवा देता हूँ। अभी 2020 चल रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, TCS जो होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर लगता है, जैसे कि अमेजन, जैसे कि फ्लिपकार्ट, और बहुत सारे नाम आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, मिंत्रा, जबोंग, शॉपक्लू एटसेट्रा। तो ये लोग जो होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये क्या करते हैं एक्चुअली में, अगर आप देखेंगे ना जब आपके पास बिल आएगा, ये लोग आपको सप्लाई नहीं कर रहे अनलेस एंड अनटिल इन्होंने अपनी कंपनी बनाई हुई अलग कंपनी सप्लाई की। हम लोग बात कर रहे थे TCS की, तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये जो लोग होते हैं ना ये बड़े चालाक होते हैं। ये खुद कुछ नहीं करते, ये सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी सेलर्स होते हैं या सप्लायर होते हैं उन्हें कहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अपने आप को लिस्ट कर दो, आपको जो प्रोडक्ट बेचना है आप उसे लिस्ट कर दो, प्राइस डाल दो। कस्टमर के पास जाते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, कस्टमर ऑनलाइन आता है, और ऑनलाइन आने के बाद जो है परचेज करता है। जब परचेज करता है तो अमेजन वाला इस सप्लायर से डिलीवर करवा देता है गुड्स कस्टमर को। तो ये जो डिलीवरी है वो डिलीवरी का काम एक तरह से अमेजन का आप कह सकते हो, वो डिलीवर करवा देता है। तो या फिर डिलीवर के लिए भी वो खुद नहीं करता, उसके लिए भी वो अलग बंदे उसके रखे होते हैं, टीम ली होती है जिन्होंने अमेजन की जर्सी पहनकर वो काम करवाते हैं। अल्टीमेटली अमेजन, फ्लिपकार्ट तो ये ई कॉमर्स जो है वो काम करवा रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं। जो कस्टमर है वो पेमेंट है अमेजन या फ्लिपकार्ट को देता है, या तो डिलीवरी वाले बंदे को देगा, वो सप्लायर का नहीं होगा, वो भी इन्हीं लोगों का होता है, या ऑनलाइन पेमेंट करेगा। तो ये लोग पेमेंट कलेक्ट खुद करते हैं और उसके बाद अपनी कमीशन काट कर सेलर को पैसे देते हैं। ये काम जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट करते हैं, और बाकी सारे जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी होते हैं कई, और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म भी है वो भी करते हैं। उदयमी हो गया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, तो वो यही करते हैं ना, आप अपना कोर्स लिस्ट कर दो, या बहुत सारे हम रेवेन्यू शेयरिंग पे टीचर्स वगैरह लोग भी एग्रीमेंट करते हैं। क्या होता है, अगर एक प्लेटफॉर्म पे कई टीचर्स के, तो प्लेटफॉर्म वाला क्या करता है, जो भी लेक्चर बिकता है उसमें कमीशन काट कर टीचर को पे करता है। मेरे वीडियोस भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे थे, बीच में काफ़ी सारी कॉलें आई, तो मैंने कहा ठीक है, आपको अगर आगे सेल करना है तो आप करो, बट फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं करना, वो अपने कमीशन को कम करके, प्राइस कम करके, पता नहीं अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिसेस करते हैं। मैंने कहा नहीं, जिसको लेना है वो हमारे प्लेटफॉर्म से ही ले लेगा, तो 10 जगह पे क्यों लिस्ट करने, तो उस वजह से मैंने फिर हटवा दिए। तो ऐसा करके जो है ये लोग काम करते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो अमेजन, फ्लिपकार्ट होंगे ना, ये इन्हें टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना है, यानी कि जो सप्लायर है उसको पैसा देने से पहले थोड़ा सा पैसा वो कलेक्ट करने का मतलब डिडक्ट कर लेंगे, उसे कम पैसा देंगे, और ये जो है वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। एक तरह से ये काम इनको करना होता है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। ई कॉमर्स का मतलब होता है पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब सवाल ये है कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट भी अब तो खैर वॉलमार्ट का हो गया है, ये लोग कम्पीट क्यों नहीं कर पाते? हम इंडियंस जो है वो कम्पीट क्यों नहीं कर पाते? जियो, फेसबुक ने खरीद लिया है, काफ़ी हिस्सा ले लिया है, अब 10% कम तो नहीं होता, और भी प्लेयर्स आ गए हैं, तो अच्छी बात तो नहीं है ये, बहुत ही गलत बात है। इंडियंस को भी कुछ करना चाहिए ना, नहीं कर सकते। अगर इंडियंस क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो बाहर वाले उसे ले लेंगे, और क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उन्हें फ़र्क क्या पड़ना है, वो आराम से अपना पैसा कमाएंगे। तो ये फ़र्क है। ऐसा कोई ठोस प्लेयर आना चाहिए जिसमें बाहर वालों ने पैसा ना लगाया हो, तब मज़ा आएगा। हु इज़ लायबल टू कलेक्ट TCS, मैंने बता दिया, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है, जो एजेंट नहीं है, हैज़ बीन मैंडेटेड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर
whenever the ECO collects the consideration on behalf of supplier। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे कई ट्रांजेक्शन होती है। मान लेते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ, अब मैं अपनी वेबसाइट खोलकर जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचता हूँ, तो मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो गया। भले मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बट मैं अपने खुद के गुड्स बेच रहा हूँ, अपने खुद की सर्विसेज बेच रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो कोई ये TCS का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि मैंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोला है जहाँ पर मैं किसी ABC सप्लायर का, बहुत बड़ा सप्लायर का, LG का या किसी बहुत बड़े सप्लायर का मैं एजेंट हूँ और मैं उसी के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसके बिहाफ पर, तो मैं तो एजेंट हो गया ना। वो भी जो है TCS की डेफिनेशन में नहीं आएगा। TCS की डेफिनेशन में आएगा जहाँ आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और कोई दूसरा सप्लायर आपके थ्रू सामान बेचता है जिसकी पेमेंट आप कलेक्ट करते हैं, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर में आएगा जहाँ TCS के प्रोविजन लगेंगे। रेट क्या है सर इसकी? आधा परसेंट है CGST और SGST वैल्यू पर लगाएंगे और आधा परसेंट CGST के नाम जाएगा, आधा परसेंट SGST के नाम जाएगा। तो 1 लाख की वैल्यू है तो कितना हो गया? 1 लाख का 1% 1000, आधा परसेंट 500, तो 500 रुपये हो गया जो आप गवर्नमेंट को जमा करा देंगे TCS के नाम का। ये हुआ इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में जो है 1% जो है IGST के नाम का जमा हो जाएगा। जो भी TCS कलेक्ट करा है वो अगले महीने की 10 तारीख तक आप जमा करा देंगे, ठीक है ना। जिस महीने आपने कलेक्ट करा, जुलाई में कलेक्ट करा, तो 10 अगस्त तक उसे जमा करा देंगे। ये जो 2 बातें हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर कोई बंदा अपने खुद के प्रोडक्ट बेच रहा है तो वहाँ TCS का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। किसी और के प्रोडक्ट आपके थ्रू बिकते हैं और आप पेमेंट कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे TCS का कॉन्सेप्ट लगता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बिलिंग में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ तो बिलिंग आप ही कर रहे हैं, आप ही के नाम से बिल जा रहा है। बट जो अमेजन फ्लिपकार्ट से आप खरीदते हैं वहाँ पर जो है उस बिल में सेलर का नाम लिखा होता है, तो सेलर कोई और है। और डेफिनेटली जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें देखें आप, उसमें जो है सेलर का नाम जो है लिखा होता है। आप कभी भी अमेजन पे कोई खरीदेंगे चीज़ तो उसमें जो है सेलर का नाम लिखा होगा। दूसरा यहाँ पर ये पॉइंट कहते हैं कि इफ़ वी परचेज गुड्स, अगर हम किसी से गुड्स परचेज कर लें, अगर आप किसी से गुड्स खरीद लेते हैं और गुड्स खरीदने के बाद उसे आगे बेचते हैं, तो वो तो आपने अलग अलग ट्रांजेक्शन कर ली। पहले परचेज कर लिया और फिर परचेज करके आगे सेल कर दिया, तो वहाँ पे TCS का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जहाँ पर आपके थ्रू सामान बिकता है वहाँ TCS का कॉन्सेप्ट लगता है। अच्छा, जैसे आप TCS में पैसे जमा करवा देते हैं, जो भी आपने कलेक्ट करा है वो अगले महीने की 10 तारीख तक आप जमा करवा देते हैं, उसके साथ जो है आपको कुछ रिटर्न भी भरनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भरनी होती है, ताकि आपने जो भी TCS जमा कराया काट कर, वो कलेक्ट करके जो भी जमा कराया वो आप बता सकें। उसमें सारी डिटेल होती है आउटवर्ड सप्लाईज की ऑफ गुड्स सर्विसेज इफेक्टेड थ्रू इट। जो भी गुड्स सर्विसेज उसने सप्लाई उसके थ्रू हुई है, जिस पे TCS जमा करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, वो ये बंदा करेगा। इंक्लूडिंग सप्लाई रिटर्न थ्रू इट एंड द अमाउंट कलेक्टेड बाय इट एज TCS ड्यूरिंग द मंथ। जो भी उसके थ्रू सप्लाई हुई, जो भी रिटर्न हो गई, वो सारा जो है एडजस्टमेंट हो जाता है और उसकी रिटर्न में वो आप शो कर देते हैं। जैसे गुड्स रिटर्न होते हैं तो GST रिवर्स होता है, वैसे ही यहाँ पर भी काम होता है ना। ये आप 10 दिन में भर देंगे हर महीने के ख़त्म होने के बाद। ये तो मंथली हो गया काम। उसके बाद हुआ एनुअल रिटर्न, एनुअल स्टेटमेंट। वो आपको 31 दिसंबर तक भरना होगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसके बाद। तो जैसे मान लेते हैं 2021 आ गया, तो 31 मार्च जो 21 आया तो 20-21 ख़त्म हो गया, तो इसकी जो एनुअल स्टेटमेंट है वो आपको 31 दिसंबर तक भरनी होगी 2021 में। आखिरी है कि अगर आप दादागिरी करते हैं, मतलब बंदा दादागिरी करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, और जमा नहीं कराता, तो उस केस में नोटिस दिया जा सकता है इस ऑपरेटर को। ऑपरेटर का मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो भी ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर, ये कौन बंदा है? GST डिपार्टमेंट में बैठता है डिप्यूटी कमिश्नर या उससे ऊपर वाले बंदे जो हैं, वो एक नोटिस भेज सकते हैं और उसमें कहेंगे कि बताइए भैया कितना सामान आप डील कर रहे हैं, बेच रहे हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स कितना आपके वेयर हाउस गोडाउन में पड़ा हुआ है, डिटेल दीजिए। और ऑपरेटर को जो है 15 दिन में, ई कॉमर्स ऑपरेटर को 15 दिन में डिटेल देनी होगी, नहीं देगा तो पेनल्टी लगेगी। तो यही तो कानून है अल्टीमेटली, ये करना होगा। आप कहेंगे नहीं करूँगा तो पेनल्टी है ना सर, और ये लीगली है। आप कहते हैं पेनल्टी भी नहीं दूंगा, ठीक है, फिर पुलिस पकड़ेगी, एंड में तो पुलिस पकड़ेगी, फिर आ जाती है गुंडागर्दी है, पुलिस से लड़ो, आगे करो, वो सब जाओ। जैसे बहुत सारी सीरीज़ मैंने देखी है मिर्ज़ापुर वगैरह, उसमें ये सब होता है, पुलिस से लड़ते हैं। तो बस पीनल एक्शन होगा और सेक्शन 122 के अंतर्गत पीनल एक्शन और लाइबिलिटी आएगी 25,000 रुपये देने की।
पेनल एक्शन क्या होगा उसमें मैंने आपको बता दिया। जो भी एक बंदा डिफ़ॉल्ट करता है उस पर एक्शन लिए जाते हैं, वो सारे एक्शन लिए जाएंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई विश कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें ताकि आपको ये नोट्स मिल सकें और ऐसे आपको जो है और नोट्स भी मिल सकें। आप मुझसे डाउट वगैरह भी पूछना चाहें तो उसके लिए फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप तो नहीं है, हालांकि व्हाट्सएप लिखा है, बट डाउट के लिए आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट या ऐप, और उसमें स्टडी ग्रुप्स में जाकर आपको जो है डाउट्स पूछने चाहिए, तभी आपको जवाब हम मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एटलीस्ट इनकम टैक्स और जीएसटी के तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।